विद्यार्थी, मैं क्रांति सर इंट्रोडक्शन कोर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे गॉस के नियम को। गॉस का नियम हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज है तो इस चार्ज और सिस्टम चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार ज्योमेट्रिकली किस प्रकार होती है। क्या वो फैलती है, क्या वो सिकुड़ती है, या फिर क्या वो कर्ल करती है। फैलने का मतलब जैसे यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो रहा है, पॉइंट सोर्स से फैल रहा है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लग रहा है कि जैसे पॉइंट सोर्स पर फैल रहा है, लेकिन इसका जो फैलाव है वो निगेटिव है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस प्रकार से कर्ल करती है, जैसे ये फील्ड लाइन जो है क्या इस प्रकार से वो कर्ल कर रही है, घूम रही है, जैसे रोटेशन कर रही है स्पेस में। इन तमाम चीजों के बारे में अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के स्पेस में बिहेवियर के बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं तो इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें गॉस के नियम से मिलती है। साथ ही गॉस का नियम हमें यह बताता है कि किसी सरफेस से या स्पेस में गुजरने वाला या किसी पॉइंट चार्ज से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्पेस में किन बातों पर डिपेंड करता है। क्या स्पेस में वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, स्पेस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, या केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, या फिर अन्य किसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। इन तमाम बातों के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। ओके विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर इस टॉपिक को हमको समझना है तो सबसे पहले हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने होंगे। और इन मैथमेटिकल टूल्स में हम आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है, 2 डायमेंशन स्पेस में हम एक सर्किल लेंगे और 3 डायमेंशन स्पेस में हम एक स्फीयर लेंगे। ओके, जनरली हम एक सर्किल क्यों, तो थोड़ा सा देखते हैं कि आइए हम एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम एक तालाब के बीच में कंकड़ मार रहे हैं। तालाब के बीच में कंकड़ मारने पर आप देखते हैं कि जल तरंगे जो होती हैं वो सर्कुलर ज्योमेट्री में वाटर सरफेस पर फैलने लगती है। आप देख रहे हैं यहां पर। तो जब हम यहां पर इस पॉइंट पर हलचल पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो इस डिस्टर्बेंस के कारण जो फील्ड पैदा हो रहा है वो 2 डायमेंशन स्पेस में एक ज्योमेट्री बना रहा है। और अगर ये पूरा जो मीडियम है अगर होमोजीनियस है, सिमेट्रिक है, ऐसे नहीं है कि इस साइड में जो वाटर का जो डेंसिटी है अधिक है, इस साइड में वाटर की डेंसिटी कम है, लेफ्ट साइड में वाटर की जो वेलोसिटी है कम है, राइट साइड में वाटर की वेलोसिटी अधिक है। अगर ये होमोजीनियस मीडियम है तो आपको जो ज्योमेट्री मिलती है वो एक सर्कुलर ज्योमेट्री मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए जो वाटर फील्ड है वो 2 डायमेंशन स्पेस में किस प्रकार डाइवर्ज कर रहे हैं, किस प्रकार फैल रहे हैं, सर्कुलर। लेकिन अगर आप यही चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट पर रेस्ट है। यहाँ देखिए एक चार्ज पार्टिकल है Q और इस पॉइंट पर यह रेस्ट है। तो इस चार्ज पार्टिकल्स के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे चार्ज पार्टिकल्स से डाइवर्ज कर रहे हैं, फैल रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फैलाव पॉजिटिव होता है बाहर की ओर, रेडियल आउटवर्ड, और अगर ये निगेटिव चार्ज होगी तो ये फैलाव जो होगा वो रेडियल इनवर्ड होगा, निगेटिव डाइवर्जेंस इसको कहा जाता है। तो विद्यार्थी यहाँ पर आप देखिए कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल्स किसी स्पेस या स्पेस में रखा गया है तो उसके चारों तरफ अगर होमोजीनियस मीडियम है, एक समान माध्यम है, तो आपका जो फील्ड होगा वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा। अर्थात जो आपका फील्ड होगा वो इस एक स्फीयर में चारों तरफ एक स्फीयर के परपेंडिकुलरली फैलेगा। ले जैसे फैलता हुआ जो फील्ड लाइन है वो स्फीयर को 90 एंगल पर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल स्फीयर बनाएगा। आप देखिए क्योंकि पॉइंट चार्ज से अगर फील्ड निकलेगा तो ब्लैक बोर्ड के बाहर भी निकलेगा, ब्लैक बोर्ड के अंदर भी निकलेगा। तो यहाँ पर हमको यह समझना है कि इस स्फीयर और सर्किल की ज्योमेट्री क्या होती है। ओके, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फैलाव को समझ सके, क्योंकि गॉस का नियम हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फैलाव होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, और वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ले रहे हैं और इस सर्कल का जो रेडियस है उसको मैंने स्मॉल r लिया है और यहां मैं एक आर्च बना रहा हूं। चूंकि ये सर्कल के परिधि पे यदि आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आप आर्च बनाते हैं, और ये जो आर्च है इसको मैं PP डैश लिख रहा हूं, और इस आर्च का जो लेंथ है, आर्क लेंथ है वो ds है। ओके, और रेडियस कितना है इस सर्किल का, r है, और ये आर्क लेंथ जो है ds
वो सर्कल के केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है, कोण बना रहा है, कोण सस्टेन कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। ज्योमेट्रिकली ये प्लेन एंगल डी थीटा जो होता है वो होता है लेंथ ds बटा में रेडियस r। ओके, आप इसको चेक कर सकते हैं। डी थीटा जो है वो ds/r है, सेम क्वांटिटी, ds भी लेंथ है, r भी लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ डायमेंशन लेस हो जाएगा। और डी थीटा चूंकि एंगल है तो वो डायमेंशन लेस होता है, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। ओके विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर आप सर्कल पर पूरा वन पीरियड चलते हैं, अगर आप P बिंदु से चल रहे हैं और वापस कहाँ जा रहे हैं? P बिंदु पर आ जा रहे हैं, तो इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने पर ये जो आर्क लेंथ है वो कितना होगा? 2πr। कितना होगा? 2πr, क्योंकि आपने पूरी परिधि पर यात्रा की है। और पूरी परिधि की जो दूरी होती है, अगर आप जिस पॉइंट से सर्कल पर चल रहे हैं परिधि पर उसी पॉइंट पर आते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 पीरियड आप चले, 1 चक्कर लगाए, और 1 चक्कर मतलब आपने लेंथ जो ट्रेवल किया वो कितना होगा? 2πr। तो 2πr डिवाइडेड बाय r इक्वल टू कितना होगा? 2π। तो डी थीटा कितना हो जाएगा? 2π। इसका मतलब है कि अगर स्पेस आपका 2 डायमेंशन है और 2 डायमेंशन स्पेस में अगर आप कोई भी पॉइंट को लेकर एक क्लोज पाथ बना रहे हैं, तो सेंटर पर कितना कोण अंतरित होगा? 2π। चाहे वो ज्योमेट्री उसकी कुछ भी हो, क्योंकि यहां पर मैंने सर्कल लिया है। अगर आप यहां से इस प्रकार से ज्योमेट्री बना रहे हैं और अगर आप मान लेते हैं इसके बीच आपका ये सेंटर है, तो अगर आप इस पॉइंट से चलकर वापस इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो भी यहां पर कितना कोण अंतरित होगा? 2π अंतरित होगा। ओके, कोई दिक्कत? तो विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये तो हो गया 2 डायमेंशन स्पेस के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो 2 डायमेंशन नहीं बल्कि 3 डायमेंशन स्पेस में सिमेट्रिकली फैलती है और वो एक स्फीयर बनाती है। तो इसका मतलब है कि हमको एक स्फीयर की ज्योमेट्री चाहिए। तो आइए अगर हम एक स्फीयर ले लेते हैं, हमारे पास एक 3 डायमेंशन स्पेस है, ये हमारा 3 डायमेंशन स्पेस हो गया x y z, और हम एक स्फीयर ले रहे हैं। ओके, और इस स्फीयर पर ये हो गया रेडियस r। विद्यार्थी, अगर हम इस स्फीयर के सरफेस पर एक एरिया सेगमेंट चुन रहे हैं, मान लेते हैं, क्योंकि मैं इसको स्मॉल r दिखा रहा हूं, स्मॉल r ये रेडियस हो गया, और यहां पर हमने एक एरिया एलिमेंट चुना। तो ये एरिया एलिमेंट जो है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं dA वेक्टर से, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहां बता रहा हूं कि एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मान लेते हैं आपके पास ये एरिया है, तो इस एरिया का जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर आपको यूनिट वेक्टर खींच रहे हैं, तो ये यूनिट वेक्टर आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो आप लिख सकते हैं एरिया वेक्टर dA इक्वल टू dA मॉड और इनटू n कैप, वेयर n कैप जो है वो नॉर्मल वेक्टर है सरफेस से। सरफेस की अपेक्षा ये क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। जैसे आप इस ब्लैक बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड को अगर आप एक सरफेस मानते हैं तो इसका सरफेस वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, क्योंकि यह सरफेस हो गया और सरफेस के परपेंडिकुलर अगर आपको यूनिट वेक्टर खींच रहे हैं तो ये यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर आप इस पूरा जो ये ब्लैक बोर्ड है, अगर इसका एरिया मान लीजिए 25 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ये तो बहुत कम है, मान लीजिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर आप इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया जो है वो एक वेक्टर की तरह व्यवहार करता है। ओके, तो अगर आप कोई स्फीयर लेते हैं तो एरिया वेक्टर को मैं स्फीयर पर भी दिखा देता हूं, ये स्फीयर हो गया। तो अगर आप ये पॉइंट चुन रहे हैं P, Q, R, S, T, ये सब पॉइंट है, तो यहां पर अगर आप छोटा छोटा एरिया एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये एरिया एलिमेंट जो है इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा स्फीयर के सरफेस में। ओके, तो ये जो डायरेक्शन हो गया इसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर डायरेक्शन या एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो विद्यार्थी, मैंने यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट चुना है dA, और यह एरिया एलिमेंट जो है इसका रेडियस, ये एरिया एलिमेंट जो है इसको, इसका मैग्नीट्यूड जो है, एरिया जो है dA है, जिसको मैं लिखूंगा dA मॉड, और यहाँ पर मैं लिखूंगा n कैप, dA मॉड। n कैप को आप क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा गौर कीजिए। तो इस सरफेस अगर यहाँ पर आपने लिया है तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और आप देखिए, अगर आप यहाँ से रेडियस खींच रहे हैं इस एरिया, क्योंकि स्फीयर का एक छोटा सा एलिमेंट है, तो इसका ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो किस स्फीयर का भाग है, जिसका सेंटर कहाँ है? O है, और उसके रेडियस कितना है? R है।
तो अब देखिए तो एन के जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, आर कैप की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है कि किसी स्फीयर के लिए यदि आप एरिया वेक्टर खींचते हैं तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है, वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, रेडियल आउटवर्ड, और उसको मैंने क्या लिखा है, आर कैप से डिनोट कर दिया है। ओके विद्यार्थी, ये कोण, ये क्या बना, एक कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, जिस कोण को मैं थोड़ा सा यहाँ अलग दिखा रहा हूँ। ये कोण बना, और ये कोण कहाँ बन रहा है, इस सेंटर ओ पर बन रहा है, इस कोण का सेंटर ओ है। तो इस सेंटर पर जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं डी ओमेगा, और ये कहा जाता है सॉलिड एंगल। ओके, और ये सॉलिड एंगल का जो मान होता है, ये अगर रेडियस आर है और ये एरिया ए है, तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर होता है डी ए और बटा में आर स्क्वायर। ओके, देखिए ये भी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि डी ए जो है एरिया है, तो एरिया का जो डायमेंशन होगा वो एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर गुने मीटर होता है, और बटा में मीटर स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, डायमेंशनलेस। बट इसका जो यूनिट होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। थोड़ा सा गौर करते हैं कि सॉलिड एंगल को आप फिजिकली कैसे समझेंगे, मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ। विद्यार्थी, आप इस पेपर को देखिए, आपने मूंगफली खाया होगा ट्रेन में, तो अगर आप इस पेपर को फोल्ड कर रहे हैं इस प्रकार से, देख रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, कोण मिल रहा है, और इस कोण का जो ये पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट, ये जो इसका सेंटर कहा जाएगा, तो यहाँ जो कोण अंतरित होगा इसके अंदर, आप देखिए यहाँ जो कोण अंतरित होगा इसके सेंटर पर, ये कोण आपको कहा जाएगा सॉलिड एंगल, और इस कोण का जो मान होगा वो रेडियस, और ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया बटा रेडियस का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको कोई सॉलिड स्फीयर या आपको कोई स्फीयर बनाना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे कोण को आपस में जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। थोड़ा सा गौर करते हैं यहाँ पर, देखिए मैं स्फीयर बना रहा हूँ, देख रहे हैं आप, क्योंकि मैं अभी 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको 3 डायमेंशन में जैसे ही करूंगा ये एक स्फीयर का रूप ले लेगा। देख रहे हैं आप, ये आपको लग रहा है कि जैसे एक सर्कल की तरह हो गया। अगर आप ऐसे ही स्फीयर्स इस बाहर में, ऐसे ही कोण बाहर में ऐसे जोड़ते जाएंगे इस प्रकार से, जैसे आपने यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, फिर उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, बोर्ड के अंदर से जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, ऐसे कोण मिलकर आपको क्या बना देंगे, एक स्फीयर बना देंगे। तो चूंकि चार्ज पार्टिकल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, इसलिए स्फीयर के ज्योमेट्री को समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ एक कोण बना लिया है, और इस कोण पर जो एरिया है वो डी ए है, रेडियस आर है, और यहाँ पर जो कोण के कारण जो एंगल यहाँ पर सस्टेन हो रहा है इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोले हैं, और ये डी ओमेगा बराबर है डी ए बटा आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि कोई भी स्फीयर के सेंटर पर सॉलिड एंगल कितना बनता है पूरे स्फीयर के कारण, अगर हम पूरा स्फीयर लेते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो वो चारों तरफ फैलता है, इसको मतलब पूरे स्फीयर से वो बाहर निकलता है, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया था इस प्रकार से। तो मुझे ये समझना है कि अगर आप पूरे स्फीयर बना रहे हैं, पूरा स्फीयर बना रहे हैं, तो सेंटर पर कितना कोण बनेगा, कितना सॉलिड एंगल। तो थोड़ा सा गौर करते हैं, आपके पास यदि कोई स्फीयर है और उसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया जो होगा डी ए, टोटल एरिया यदि आप इसका निकालना चाहते हैं टोटल एरिया, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसलिए इसके सेंटर पर जो अंतरित कोण होगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी ए बराबर डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बटा आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई। यहाँ पर गौर कीजिए, 2 डायमेंशन स्पेस में यदि आप कोई स्फेरिकल 2 डायमेंशन स्पेस में यदि आप कोई सर्किल ले रहे थे, तो इसके सर्किल द्वारा सेंटर पर कोण कितना बन रहा था, 2 पाई। यदि आप 3 डायमेंशन स्पेस में आप स्फीयर लेते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस में अगर स्फीयर लेते हैं, तो उसके सेंटर पर कितना कोण बनता है, 4 पाई। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी सॉलिड या किसी भी स्फीयर के सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, 4 पाई। ओके, और सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर कितना होता है, डी ए बटा आर स्क्वायर, और प्लेन एंगल डी थीटा बराबर होता है डी एस बटा आर। ये हो गया 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, और ये हो गया 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा काम हमें इसी ज्योमेट्री के है। ओके, तो
चलिए हम थोड़ा सा इस ज्योमेट्री को और समझते हैं। विद्यार्थी एक बार फिर मैं सॉलिड स्फीयर पर आ रहा हूं। हमने यहां एक कोन बनाया या एरिया एलिमेंट लिया है, ओके। और इस लाइन को यदि हम इस साइड लेकर जाते हैं तो ऐसा ही कोण यहां बनता है, ओके। ये है, अगर आप इसको फर्स्ट कोण मानते हैं तो ये हो गया डी ओमेगा 1 और ये हो गया डी ओमेगा 2। ये हो गया एरिया डी ए और ये एरिया हो गया डी ए 1 और ये हो गया डी ए 2 और रेडियस तो कितना होगा, आर ही होगा। तो थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर आप इन दोनों कोण की तुलना कर रहे हैं तो फर्स्ट कोण के लिए आप क्या लिखेंगे, डी ओमेगा 1 इक्वल टू डी ए 1 बटा में आर, और इसके लिए लिखेंगे डी ओमेगा 2 बटा डी ओमेगा 2 बटा आर स्क्वायर, सॉरी डी ए 2 बटा आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा 2। यहाँ पर देखिए तो अगर यहाँ पर जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक ही लाइन से बन रहे हैं। यही दो लाइन जो है कोण बना रहे हैं। यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है लेफ्ट साइड में तो कोण बन रहा है डी ओमेगा 1, राइट साइड में लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी ओमेगा 2, यहाँ डी ओमेगा 1। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं डी ए 2 बटा आर स्क्वायर बराबर डी ए 1 बटा में आर स्क्वायर। आर आर कैंसल आउट हो जाएगा तो डी ए 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए। ओके, ये तो बड़ा इजी है, बहुत सिंपल, इससे कोई खास हमको तो विशेष जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम इस स्फीयर को कर्व कर देते हैं इस प्रकार से, तब क्या होगा। अगर हम इस प्रकार से कर दे रहे हैं तो अगर हम इस प्रकार से कर दे रहे हैं तो राइट साइड का तो कोण जस का तस रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड का जो कोण बनेगा, लेफ्ट साइड का जहाँ ये जो कोण हम बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया वेक्टर ले लिया है, जो सरफेस एरिया है इस कर्व सरफेस का, ये इससे डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कोण बनेंगे वो तो अभी भी वही है, क्योंकि वही दोनों एक ही लाइन से बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी ओमेगा 2, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1, ये है डी ए 1 और ये कितना हो जाएगा डी। तो यहाँ पर देखिए तो अगर आप इस फर्स्ट कोण के लिए लिखते हैं तो आप लिखेंगे डी ओमेगा 1 बराबर डी ए 1 बटा में आर स्क्वायर और डी ओमेगा 2 बराबर डी ए 2 बटा में R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंट आर है, क्योंकि स्फीयर तो रहा नहीं, अब ये स्फीयर नहीं है, बल्कि ये कैसा हो गया, ये एक स्फीयर नहीं है। राइट साइड में लग रहा है कि स्फीयर है, लेकिन लेफ्ट साइड में ये स्फीयर नहीं है, कर्व सरफेस हो गया। लेकिन आप देखिए ये दोनों एंगल अभी भी बराबर होंगे, ओके, ये दोनों एंगल क्या होंगे, अभी भी बराबर होंगे। इसलिए ये जो लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो डी ए 2 बटा में R1 स्क्वायर बराबर डी ए 2 बटा R2 स्क्वायर बराबर डी ए 1 बटा R1 स्क्वायर। ओके, तो ये ज्योमेट्री, ये आपको जो ज्योमेट्री है ये आपको बहुत काम करेगी, इसको आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, समझ में आया। ओके, अभी थैंक यू नहीं बोलना है, अभी बहुत टाइम है। तो थोड़ी सी सिंपल मैथमेटिक्स मैंने आपको समझाई है और उस मैथमेटिक्स को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसके बाद हम आगे जो बढ़ रहे हैं तो हम फ्लक्स पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पर स्टॉप कीजिएगा। तो चलिए अब हमने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन स्पेस की ज्योमेट्री देख ली, और 3 डायमेंशन स्पेस की ज्योमेट्री जो खासकर स्फीयर की जो ज्योमेट्री है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे अब हम लोग किसी वेक्टर के कारण फ्लक्स की गणना करेंगे, ठीक है। किसी सरफेस से यदि कोई वेक्टर गुजर रहा है तो वह वेक्टर के द्वारा जो फ्लक्स बनता है या फ्लक्स जो इंक्लोज होता है उस फ्लक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ फ्लक्स होता क्या है, ठीक है विद्यार्थी। आइए हम एक वाटर फ्लो ले रहे हैं, एक वाटर लाइन है जो फ्लो हो रही है, मतलब वाटर फ्लो हो रहा है। अगर वाटर में तो मास होता है, लेकिन यदि वाटर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास वेलोसिटी भी है, और इस वेलोसिटी के कारण हम इसको वेक्टर की तरह व्यवहार करेंगे। ये एक वाटर वेक्टर हो गया जिसको मैं भी से डिनोट कर रहा हूँ। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर आप यहाँ पर एक एरिया ले रहे हैं और ये एरिया एक पाइप का एरिया है, ठीक है,
ये पाइप है और इस एरिया पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा ये एरिया जो है, इस एरिया में यह जो वेक्टर फील्ड है ये प्रवेश कर रहा है, ठीक है। जैसे पाइप के अंदर पानी क्या करता है, प्रवेश कर रहा है, ओके। तो गौर करते हैं ये वेक्टर का जो ये वेक्टर है भी, इसका जो डायरेक्शन है, अगर आप इसको वन डायमेंशन स्पेस की घटना मानेंगे तो आप ये हो गया इसका आई कैप और ये हो गया जे कैप। तो इस दिशा में आपका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप हो जाएगा। तो इस वेक्टर भी को हम लिख सकते हैं, भी वेक्टर बराबर भी मॉड आई डायरेक्शन। विद्यार्थी ये जो वेक्टर भी है इस एरिया में प्रवेश कर रहा है। चूंकि हम राइट साइड के एरिया में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा जो एरिया है वो लेफ्ट साइड के एरिया में हम इंटरेस्टेड है। और तो एरिया के लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि हम कोई वेक्टर लेते हैं तो वो वेक्टर हमको कहा जाता है एरिया वेक्टर, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं डीए वेक्टर से। और इस डीए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है माइनस आई, चूंकि ये डीए वेक्टर जो है वो आई के विपरीत दिशा में, एक अक्ष के विपरीत दिशा में है। विद्यार्थी अगर आप भी का और डीए का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, भी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, तो ये हो जाएगा भी मॉड डीए मॉड, और ये हो जाएगा आई डॉट माइनस आई कैप बराबर भी इंटू डीए माइनस। और ये जो राशि होगी यह इस वेक्टर के लिए फ्लक्स कही जाएगी, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, फाई से। फाई फ्लक्स, फ्लक्स फाई या वाटर वेक्टर के लिए फ्लक्स फाई इक्वल टू वाटर वेक्टर भी और इंटू सरफेस एरिया कितना होता है, डीए होता है। विद्यार्थी यहाँ पर भी इंटू डीए तो ठीक है, क्योंकि वेक्टर भी जो है सरफेस एरिया डीए में प्रवेश कर रहा है। लेकिन माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन का मतलब होता है कि ये वेक्टर जो है वो प्रवेश कर रहा है, सरफेस एरिया में प्रवेश कर रहा है, सरफेस से बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि सरफेस में क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। अगर ये वेक्टर आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये वाटर वेक्टर आगे बढ़ेगा और इस दूसरे इस राइट साइड वाले सरफेस से यदि ये गुजर रहा है तब क्या होगा, राइट साइड का जो सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की ओर होगा, और इसको हम लोग कहेंगे डीए वेक्टर आई डायरेक्शन। और चूंकि आपका वेक्टर भी की दिशा भी क्या है, आई है, यदि आप वेक्टर भी और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं भी डॉट डीए, ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि भी वेक्टर है और डीए भी वेक्टर है, और इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक स्केलर मिलेगा, और ये स्केलर हमें बताएगा कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कितना फ्लो कर रही है, मतलब ये हमें फ्लो बता रहा है। तो ये हो जाएगा आपको भी डी ए आई डॉट आई, और आई डॉट आई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये फ्लक्स जो होगा वो होगा भी इंटू डी ए। ये हमें बताता है कि वेक्टर भी, वाटर वेक्टर भी इस सरफेस एरिया डीए से फ्लो कर रहा है। ये हमको वेक्टर फ्लो का मान बता रहा है सरफेस एरिया डीए से। लेकिन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है, प्लस है। इसका मतलब है कि ये जो वाटर वेक्टर है, ये वाटर वेक्टर का जो फ्लो है वो इस सरफेस से बाहर निकल रहा है, सरफेस से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। जबकि अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब ये सरफेस में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। अब विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर आप इस सरफेस को, इस पाइप को इस प्रकार नहीं रखकर इसके ओरिएंटेशन को आप यदि चेंज कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका वेक्टर है भी वेक्टर आई डायरेक्शन में, भी आई आई कैप, और ये आपका हो गया पाई, ठीक है, एरिया वेक्टर डीए जे डायरेक्शन में हो गया जे कैप, और ये हो गया एरिया वेक्टर डीए माइनस जे कैप। अब देखिए क्या होगा, अगर आप वाटर वेक्टर भी का इस पाइप से फ्लो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको वेक्टर भी और एरिया में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आइए आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दो वेक्टर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो हम लिखेंगे वेक्टर भी डॉट एरिया डीए इस ऊपर वाले के लिए। तो ये मॉड आप ले लीजिए, इसका भी मॉड डीए मॉड, और ये है आपको डायरेक्शन आई डॉट डायरेक्शन कितना है जे। आप जानते हैं आई डॉट जे इक्वल टू क्या है, 0 होता है। तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0। और इसका मतलब है कि वाटर फ्लक्स जो इस पाइप से गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, फाई बराबर 0। किसके लिए, इस सरफेस एरिया के लिए जिसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर की दिशा में है, जे डायरेक्शन की ओर है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यदि वेक्टर और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इससे किसी प्रकार का वेक्टर फ्लो नहीं होगा इस सरफेस से।
और इस कारण फ्लक्स जो माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो फ्लक्स का सिंपल अर्थ होता है कि किसी वेक्टर का किसी सरफेस से फ्लो आपको फ्लक्स बताता है। जैसे मान लेते हैं कि आप नल से पानी ले रहे हैं, ये आपका नल है और ये नल से पानी गिर रहा है और आपने गिलास को ऐसे लगा दिया है इस प्रकार से, तो क्या ये गिलास कभी भरेगा? नहीं भरेगा। इसलिए नहीं भरेगा क्योंकि गिलास का जो एरिया वेक्टर है इधर है और इस वाटर वेक्टर भी है जो इधर है, और दोनों एक दूसरे क्या है, 90 एंगल पर है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। और इसका मतलब है कि इस गिलास से वाटर वेक्टर फ्लो ही नहीं कर रहा है। आप इसी प्रकार से इस एरिया को भी ले सकते हैं। अगर आप इस एरिया से इस वेक्टर का फ्लो निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे v वेक्टर, वाटर वेक्टर v डॉट dA वेक्टर। चूंकि आप इसको मॉड के तौर पर यदि लेते हैं तो आप इसके डायरेक्शन को लेते हैं I डॉट माइनस जे, और I डॉट जे इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0, और फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होगा, 0। ओके, तो अगर आपके पास कोई वेक्टर है और यदि इस वेक्टर का किसी सरफेस से अगर आप फ्लो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस वेक्टर ए का या वेक्टर v का या जो भी वेक्टर है उसका उस सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर आप उस सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इस सरफेस से इस वेक्टर का फ्लो मिलेगा। तो फ्लक्स जो होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको बताता है वेक्टर फ्लो फ्रॉम एन एरिया, किसी एरिया से वेक्टर के फ्लो को बताता है। ओके, और अगर आपके पास वेक्टर v है और एरिया a है तो आप फ्लक्स फाई बराबर लिख सकते हैं v डॉट dA, और यदि पूरे सरफेस से यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसके लिए, पूरे सरफेस के लिए। ओके, कोई दिक्कत? क्योंकि अगर आप अब आप कहेंगे कि सर आपने ये कैसे कर दिया, इंटीग्रेशन v डॉट dA कैसे लिख दिया, तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से समझा देता हूँ यहाँ पर कि मैंने ऐसे कैसे लिखा। विद्यार्थी मान लेते हैं आपके पास एक कर्व सरफेस है, इसकी कोई ज्योमेट्री आपको स्पष्ट दिख नहीं रही है, न ही ये स्फीयर है, न ही ये सर्किल है, और न ही ये रेक्टेंगल है, कुछ नहीं है। मतलब आप इसको एक तरह से रैंडम सरफेस बोल सकते हैं, और एक वेक्टर है और ये वेक्टर इस सरफेस से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, जिसका मान है आपको v। ओके, तो विद्यार्थी आप इस पूरे कर्व सरफेस को छोटे छोटे पैच में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए मैंने क्या किया, इस सरफेस को मैं डिवाइड करना शुरू कर देता हूं छोटे छोटे पैच में। आप देख रहे हैं, अब इस पैच को देखिए, अब इस पैच पर गौर कीजिए। इस पैच का जो एरिया है इसको मैंने लिख दिया DAI। आई मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने ith पैच लिया है। क्या लिया है, ith पैच, मतलब आई ये एक तरह से सरफेस एरिया है। और अगर इस ith पैच से गुजरने वाला वेक्टर v है तो इससे संबंधित फ्लक्स या इससे परिबद्ध फ्लक्स फाई आई, या इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई आई, वो कितना होगा, v वेक्टर डॉट DAI वेक्टर। ओके, अब ये तभी अब चूंकि v मैंने यहां पर लिखा है, अगर ये वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इसका मान हर एक जगह एक समान है, तो हम लिखेंगे v डॉट DAI। लेकिन अगर इस पैच पर इस वेक्टर का मान अलग है, यहाँ इस वेक्टर का मान अलग है, यहाँ इस वेक्टर का मान अलग है, डिफरेंट से पैच के डिफरेंट सरफेस एलिमेंट्स पर वेक्टर का जो मान है डिफरेंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो अगर आपका ये पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे वो दूर जाने पर क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे, और नजदीक होगी तो फील्ड की इंटेंसिटी अधिक होगी। तो अगर आपका वेक्टर जो है वो वैरी कर रहा है स्पेस में, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ith पैच से गुजरने वाला वेक्टर एलिमेंट कितना है, vi है। तो vi डॉट DAI जो होगा वो फ्लक्स फाई आई होगा। अगर आप इस प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे पैच बना देते हैं और सभी पैचों के लिए यदि आप इसको इस प्रत्येक पैच के लिए, चाहे पैच I हो, पैच J हो, पैच K हो, पैच L हो, पैच M हो, पैच N हो, सबके लिए यदि आप फ्लक्स की गणना करते हैं और इस सारे फ्लक्स को अलजेब्रिक जोड़ देते हैं तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा इस सरफेस से गुजरने वाला। क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो वेक्टर और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट के बाद जो फ्लक्स होता है वो स्केलर हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स फ्रॉम सिस्टम या टोटल फ्लक्स फ्रॉम बॉडी इक्वल टू, आप लिखेंगे सम ऑफ द vi डॉट DAI वेयर i इक्वल टू 1 से n के बीच में। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि अगर यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, इस कर्व सरफेस पर देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर अगर आप इसको पैच में डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक रेक्टेंगल की तरह नहीं है, जैसे यहाँ एक रेक्टेंगल की तरह है। क्या ये रेक्टेंगल की तरह है? नहीं है। लेकिन इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए इसको और छोटे छोटे भागों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिससे ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका मतलब n टेंड्स टू क्या करेंगे, इन्फिनाइट करेंगे। n टेंड्स टू इन्फिनाइट करने का मतलब होता है कि एरिया एलिमेंट DI जो होगा वो टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। और जब आप इतना करते हैं तो ये पूरा जो समेशन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो इंटीग्रेशन V डॉट DA, सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सरफेस के लिए मैं कर रहा हूं। तो अगर आप आपके पास वेक्टर V है और एरिया एलिमेंट DA है, तो आप यदि फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन V डॉट DA, और ये जो इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस के लिए होगा। अगर ये सरफेस क्लोज है, जैसे मान लेते हैं एक सरफेस है और ये सरफेस बंद है और इसके अंदर एक सोर्स है और इस सोर्स से एक वेक्टर उत्पन्न हो रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। तो अगर आप ये सरफेस जो है क्लोज है तो आप इसको क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं, जिसको हम लोग सर्कल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, होल सरफेस के लिए। ओके, अगर आपका सरफेस जो है वो ओपन है, ये क्लोज नहीं है, तो आप इसको सिंपल लिखते हैं इंटीग्रेशन V वेक्टर, और ये एरिया है DA वेक्टर, तो V डॉट DA। या अगर आप इनके बीच का एंगल जानते हैं, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो आप इसको लिखेंगे V DA cos थीटा। चूंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पर आपको एक तरह से फ्लक्स के बारे में बताया, लेकिन हमारा हम जिस राशि में इंटरेस्टेड है वो राशि है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हमको सिंपल वेक्टर फ्लक्स से खास मतलब नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा जो टॉपिक होना चाहिए या हम जो इंटरेस्टेड होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, वो हम इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो अभी मुझे लगता है कि लगभग 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया, और इस 30 मिनट्स में हम केवल मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ रहे थे। तो अगर आप इसके यहाँ आने के बाद सब कुछ दिमाग से भूल जाना चाहते हैं तो आप भूल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब पढ़ाई जो आपकी जो है, आपका जो क्लास का जो मेन बेसिक पॉइंट है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है इस लेक्चर के लिए, वो अब शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक तो हम लोग केवल मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। हमने सीखा सॉलिड एंगल के बारे में, सॉलिड एंगल क्या होता है, किसी स्फीयर के सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनता है, और फिर उसके बाद हमने फ्लक्स के बारे में सीखा। ठीक है, हमने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की थोड़ी बहुत ज्योमेट्री देखी है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, और वो हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिर ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने समझ लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है किसी सरफेस से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर का जो फ्लो होता है, वो फ्लो आपको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा सा गौर करते हैं यहाँ विद्यार्थी। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, जिसको मैंने S लिखा है, ये सब पूरे सरफेस के लिए हम इसके फ्लक्स को इनक्लोज करते हैं, होता है E वेक्टर डॉट DA। ओके, कोई दिक्कत? ये जो क्वांटिटी होती है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट आप देख सकते हैं इसका, आप इसकी यूनिट को कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम, और एरिया का यूनिट आप जानते ही मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, आप इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, आइए हम एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक काल्पनिक सरफेस खींचते हैं, और ये काल्पनिक जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है वो हमारे नज़र में स्फेयर है, क्योंकि अगर आप यानी कर्व सरफेस लेते हैं तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आइए हम थोड़ा सा एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, और इस पॉइंट चार्ज को मैंने लिया है जिसका मान Q है, और इस पॉइंट चार्ज से आप जानते हैं ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो फील्ड जो होंगे वो क्या करेंगे, डाइवर्ज होंगे, फैलेंगे इस प्रकार से। ओके, और ये फील्ड लाइन जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो कितना है, E है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम इनक्लोज कर रहे हैं एक काल्पनिक स्फीयर से। ओके, मैंने क्या कर दिया, इसको इनक्लोज कर दिया काल्पनिक स्फीयर से,
और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना हमने ले लिया है, आर ले लिया है। विद्यार्थी, इस स्फीयर पर हम एक एरिया एलिमेंट चुनते हैं और ये एरिया एलिमेंट होगा डीए वेक्टर बराबर डीए मॉड इनटू आर कैप। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो भी किधर होगी, वो ई वेक्टर होगी और इसका मान होगा ई और डायरेक्शन होगा आर कैप, जहां ई इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, इस सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। चूंकि ये मैथमेटिक्स गॉस की है, गॉसियन सरफेस, और चूंकि ये सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है, इनक्लोज है, क्योंकि ये पूरे चार्ज को अपने अंदर क्या कर देता है, इनक्लोज कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और फ्लक्स की गणना कर रहे हैं कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इस काल्पनिक गॉसियन सरफेस से जो स्फेरिकल सरफेस है कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डीए इंटीग्रेशन ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डी ए मॉड इंटू आर डायरेक्शन, क्योंकि जो हमने एरिया वेक्टर चुना है वो रेडियली आउटवर्ड है। चूंकि आप इसको क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पूरे सरफेस के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको क्लोज इंटीग्रेशन एस लिखा है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर क्यों बाहर, क्योंकि किसी भी स्फीयर के लिए आर का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप कोई कर्व सरफेस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये कर्व सरफेस ले रहे हैं और आपका ये सेंटर हो गया, तो ये इस पॉइंट के लिए आर का मान अलग होगा, इस पॉइंट के लिए आर का मान अलग होगा, तो आर कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप कोई स्फीयर ले रहे हैं तो यहाँ पर आर क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा मत समझना मैंने थोड़ा चित्र मेरे हाथ से खींचने से थोड़ा सा एक साइड में ये जो है वो ब्लॉक कर गया है, तो ऐसा नहीं है, मैंने स्फीयर बनाया है। कितना हो जाएगा, डी ए आर डॉट आर इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा, और आर डॉट आर 1 हो जाने के मतलब कि ये पूरी जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डीए, सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डीए। ये छोटा सा एलिमेंट है, अगर आप इस पूरे स्फीयर पर सारे एरिया एलिमेंट को इंक्लोज करेंगे 3 डायमेंशन स्पेस में, क्योंकि ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशन स्पेस है, तो आपको क्या मिलेगा, पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर कैंसल आउट, फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। स्ट्रेंज, इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर फ्लक्स का जो मान प्राप्त हो रहा है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, और वो इंडिपेंडेंट है ज्योमेट्री से, यहाँ ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही जो नियम है वो है गॉस लॉ। ये जो रूल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का नियम बोलते हैं। ओके, तो गॉस का नियम बताता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज एरिया सरफेस है, और अगर आप उस सरफेस के अंदर आपने चार्ज को इंक्लोज किया है, तो इस सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करेगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ज्योमेट्री क्या है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि चार्ज और मीडियम की प्रकृति कैसी है। तो आगे देखते हैं कि हमें जो रिजल्ट आया वो बड़ा स्ट्रेंज रिजल्ट है। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा है ज्योमेट्री पर। यहां पर देखिए, जैसे आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, अगर आप एक इस पॉइंट चार्ज के नजदीक कोई स्फीयर चुन रहे हैं, और यदि आप इससे दूर स्फीयर चुन रहे हैं, यदि आप इससे भी दूर स्फीयर चुन रहे हैं, यदि इससे भी बड़ा स्फीयर चुन रहे हैं, किसी भी स्फीयर से जो फील्ड लाइन का जो फ्लो होगा वो फ्लो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में ये क्यू और एप्सिलॉन नॉट का व्यवहार किस प्रकार होता है, दिख रहा है। तो यहां पर गौर करते हैं कि फाई ई प्रोपोर्शनल है क्यू के। इसका मतलब अगर आप चार्ज का मान बढ़ा रहे हैं, चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है, चार्ज का मान जितना ही अधिक होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ही बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यदि बढ़ेगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बढ़ने का मतलब है कि फ्लक्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो फ्लक्स क्यू पर डिपेंड करता है। क्यू का चिन्ह यदि पॉजिटिव है
अगर प्लस साइन है तो इसका मतलब है, यदि मान लीजिए प्लस क्यू है तो इसका मतलब है ये फील्ड का जो फ्लो होगा वो बाहर की दिशा में होगा, ये सरफेस से क्या होंगे, बाहर जाएंगे। यदि ऋणात्मक आवेश से नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है फील्ड की दिशा चार्ज की ओर होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, और इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है वो ऋणात्मक है। तो धनात्मक फ्लक्स का मतलब है कि चार्ज का जो डाइवर्जेंस है, फैलाव है, वो पॉजिटिव है, और ऋणात्मक फ्लक्स का मतलब है कि चार्ज का जो डाइवर्जेंस है, फैलाव है, वो क्या है, निगेटिव है। अब यहां पर देखिए फाई ई प्रोपोर्शनल है 1/ε0 का। इसका मतलब है कि ये माध्यम पर भी डिपेंड करता है। अगर आप इस चार्ज के चारों तरफ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं या किसी पॉइंट चार्ज को अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आप रख रहे हैं तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज करेगा, अर्थात नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि 1/ε0 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन है। 1/ε0 है नंबर ऑफ फील्ड लाइन डेंसिटी, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन डेंसिटी जो है वो है 1/ε0। अगर आप यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हैं तो ε0 का मान क्या होता है, बढ़ता है, और इसके कारण 1/ε0 का मान क्या होगा, कम होगा, और इस कारण आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं कि आखिर ये ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ऐसा व्यवहार क्यों करता है कि ये ज्योमेट्री पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप छोटा स्फीयर लो या बड़ा स्फीयर लो, अगर आप बड़ा स्फीयर ले रहे हैं तो सरफेस एरिया तो आपका बड़ा हो जा रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ना चाहिए। लेकिन ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारा स्पेस ऐसा है, हमारा 3 डायमेंशन स्पेस में जो सरफेस एरिया होता है वो r² का प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पर चूंकि एरिया आप लेते हैं 3 डायमेंशन स्पेस में, कोई भी एरिया लीजिए, सरफेस एरिया लीजिए, कर्व एरिया लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया लीजिए, वो प्रोपोर्शनल होता है r² का। और फील्ड लाइन, यदि आप किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज के लिए होगा प्रोपोर्शनल टू 1/r², और फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, जिसको आप यहां लिखे हैं E.dA, मैंने लिखा है प्रोपोर्शनल E इंटू A। तो यहां पर आप देखिए फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² इंटू r², कैंसल आउट, और इसका मतलब है कि आपका फाई प्रोपोर्शनल 1, इसका मतलब फाई जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप कोई भी एरिया चुनिए। ये इसलिए होता है क्योंकि 3 डायमेंशन, हम जिस स्पेस में रहते हैं, जिस 3 डायमेंशन स्पेस में रहते हैं, वहां पर अगर हम एरिया को ग्रो कर रहे हैं, रेडियस को हम ग्रो करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और यह एक स्फीयर बना रहा है, इस पॉइंट P से एक स्फीयर बन रहा है। तो अगर आप r को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया जो है वो r² के प्रोपोर्शनल ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है। लेकिन अगर ये पॉइंट चार्ज Q है तो इसके कारण यदि आप r का मान बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल ग्रो करता है। इसका मतलब वो डिक्रीज करता है प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये ग्रो करता है, जिस ये r² के फंक्शन में ग्रो करता है, और ये 1/r² के फंक्शन में क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इनका दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है एक दूसरे को संतुलित कर देता है। सरफेस एरिया r² के फंक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन फील्ड r² के फंक्शन में 1/r² के फलन में घट जा रहा है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक का बढ़ने का रेट जो है वो दूसरे के घटने के रेट, अर्थात एरिया के बढ़ने का रेट इलेक्ट्रिक फील्ड के घटने के रेट को कैंसिल कर देता है। और इस प्रकार से आपके स्पेस में, अगर 3 डायमेंशन स्पेस में अगर आप हैं और इन्वर्स स्क्वायर फील्ड में अगर आप होते हैं, आपका फील्ड जो इन्वर्स स्क्वायर है, तो आप किसी भी सरफेस को चुनिए, क्लोज सरफेस को चुनिए, आपका जो सरफेस, आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये हमारी स्पेस की ऐसी प्रकृति होती है। स्पेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से एक दूसरे के साथ फाइन ट्यूनिंग किया हुआ है ताकि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो आपका स्फीयर, आपका जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो आपका फ्लक्स नहीं बढ़ता है। विद्यार्थी सोचिए, अगर आपका डायमेंशन, आपका जो स्पेस होता है 3 डायमेंशन नहीं होकर मल्टी डायमेंशनल होता है, अगर आपका स्पेस 3 डायमेंशन की जगह पर 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, अदर डायमेंशन होता है ग्रेटर देन 3 डायमेंशन, तो आपका जो आपके जो सरफेस एरिया है वो प्रोपोर्शनल होते r² से अधिक फंक्शन के होते हैं। मतलब ये होते r³ के या r⁴ के या समथिंग। तो r² या r³ या r⁴ के यदि ये प्रोपोर्शनल होते तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर
एरिया प्रोपोर्शनल होता आर क्यू का, क्योंकि ऐसा स्पेस तो आपका है नहीं, आपका 3 डायमेंशन स्पेस में एरिया जो होता है वो ग्रो जब करता है, फैलता है, तो उसका जो फंक्शन होता है ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। जैसे ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, किसके लिए? ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया स्फीयर के लिए, ए बराबर भुजा स्क्वायर हो गया आपको वर्ग के लिए। इस प्रकार से लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने लेंथ, लेंथ स्क्वायर हो गया आपको आयत के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो है 1/r स्क्वायर। अगर आप ऐसा स्पेस होता जिसमें 3 डायमेंशन से अधिक डायमेंशन होते और वहां पर एरिया जो होता वो आर स्क्वायर का फंक्शन ना होकर आर क्यू का r टू पावर 4 का होता, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू होता आपको E इंटू ए और 1/r स्क्वायर इंटू आर क्यू, और ये एक r बच जाता है। इसका मतलब फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता किसका? r। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि अगर आप जैसे ही सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं तो आपका फ्लक्स क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। और सरफेस एरिया को यदि आप बढ़ा रहे हैं और आपका फ्लक्स जो है यदि बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लक्स आर का फंक्शन है, तो सरफेस एरिया यदि बढ़ रहा है तो क्या होगा? फाई भी बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब है कि आप आर को बढ़ा रहे हैं, रेडियस आपका बढ़ रहा है स्फीयर का, तो फ्लक्स भी आपका क्या कहेगा? बढ़ जाएगा। और यदि फ्लक्स बराबर होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि आपने निकाला है फ्लक्स बराबर Q बटा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से, अगर आप गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई, और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा R। इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा R। इसका मतलब है अगर यहाँ पर आपका एक पॉइंट चार्ज है, अगर आप छोटे सरफेस पर हैं तो इस पॉइंट चार्ज का मान Q होगा, और यदि आप बड़ा सरफेस लेंगे तो R बढ़ जाने के कारण Q भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और एक बड़ा सरफेस लेंगे तो R का मान और बढ़ेगा और Q का मान भी क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आवेश के संरक्षण का पालन नहीं होगा, क्योंकि आवेश का संरक्षण कहता है कि आवेश ना तो पैदा होते हैं ना नष्ट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास आवेश Q है, कांस्टेंट है, लेकिन आप सरफेस एरिया जब बढ़ा रहे हैं तो आवेश अपने आप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आवेश जब अपने आप बढ़ेगा तो फील्ड लाइन भी क्या होंगे? इंक्रीज करते चले जाएंगे। यहाँ पर फील्ड लाइन 1, अगर यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 लाइन गुजर रहा है, तो यहाँ पर अपने आप नंबर्स ऑफ लाइन की संख्या क्या होंगी? बढ़ जाएंगे। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ नंबर्स ऑफ लाइन क्या होंगे? अपने आप बढ़ने लगेंगे। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर न ऊर्जा संरक्षण का पालन हुआ, न आवेश संरक्षण का पालन हुआ। क्योंकि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो आवेश बढ़ रहा है, और अगर आप फील्ड लाइन आपकी अपने आप बढ़ रही है तो इसका मतलब फील्ड लाइन में एनर्जी संचित होती है। E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो यदि आप फील्ड बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, बिना किसी चीज के अप्लाई किए, बिना चार्ज को अप्लाई किए, बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के, बिना हमको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ रहा है, हमको कोई एनर्जी भी नहीं देनी पड़ रही है, अपने आप स्पेस फैलने के कारण एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का भी सिद्धांत यहाँ पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपका स्पेस में एरिया RQ के फंक्शन में बढ़ना शुरू कर दे तो आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फंक्शन में हो जाना चाहिए। 1/RQ मल्टीप्लाई करेंगे, RQ कैंसल आउट, और Q हाई क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, वो इस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। और ऐसा जब नहीं होगा तो एरिया बढ़ाने पर ना चार्ज बढ़ेगा अपने आप, ना ही फील्ड लाइन बढ़ेंगे, ना एनर्जी बढ़ेगी। ओके, तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें कि अभी तक हम लोगों ने जो वर्क किया है वो वर्क हमने केवल उसी सरफेस के लिए किया है जो स्फेरिकल है। क्या हम किसी कर्व सरफेस के लिए अगर हम वर्क करते हैं, किसी कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो क्या यह फ्लक्स का मान Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा या फिर कुछ अलग होगा, या फिर वो ज्योमेट्री पर निर्भर करेगा? जैसे आइए हम यहाँ पर एक कर्व सरफेस ले लेते हैं, मान लेते हैं हम कर्व सरफेस ले रहे हैं। यहाँ पर यह स्फीयर की तरह है और यहाँ पर यह स्फीयर की तरह नहीं है, ताकि हम कंपैरिजन कर सके। और इसके अंदर हम एक चार्ज रखते हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं Q से। विद्यार्थी, यह चार्ज का फील्ड आप देखिए यहाँ फ्लो कर रहा है इस प्रकार से। अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ हम एक सरफेस एरिया अपना चुन रहे हैं ताकि हम एक कोण बना सके। हमने एक कोण बनाया यहाँ पर, ये सरफेस एरिया हमारा जो है इसको हमने डिनोट किया है DA1, और ये जो रेडियस है इसको मैंने लिखा है R1, और यहाँ जो कोण बन रहा है इस कोण पर जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं ये होगा d⍵1। अब हम यहाँ पर जो एरिया है सरफेस एरिया है वो स्फेरिकल नहीं है, बल्कि कैसा है? ये सरफेस एरिया जो है वो कर्व है। तो यहाँ पर हम एक कर्व सरफेस ही खींच लेते हैं। ये सरफेस तो स्फेरिकल है नहीं, कर्व सरफेस है।
अब इस सरफेस का जो रेडियस है, क्योंकि हम इसको एक एलिमेंट की तरह चुने हैं, तो इसके रेडियस को हम यहाँ पर मान लेते हैं r2, ठीक है, मतलब डिस्टेंस को हम r2 मान ले रहे हैं। अब ये जो सॉलिड एंगल यहाँ एक कोण बन रहा है, क्योंकि ये कोण पूर्णतः स्फेरिकल तो है नहीं, आइसक्रीम की तरह एकदम नहीं है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको लिखते हैं d⍵2, और ये जो एरिया है इसको हम लिखते हैं dA2। ओके विद्यार्थी, हम इन दोनों कोण के लिए अपने फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी हिस्सों को हम हटा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, E है, E1 है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, E2 है, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग है, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में अंतर है, दोनों एक ही डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि स्फीयर होता तभी एक ही डिस्टेंस होता है। ओके चलिए आइए, ये आपका एक स्फीयर हो गया, सॉरी कोण हो गया, और एक आपका कोण जो है वो ये हो गया, ठीक है विद्यार्थी। इस ऊपर वाले कोण के लिए देखिए d⍵1 इक्वल टू हो जाएगा dA1 बटा में r1 स्क्वायर, और इस नीचे वाले कोण के लिए सॉलिड एंगल होगा d⍵2 बराबर dA2 बटा में r2 स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं, देखिए अब थोड़ा सा हम गौर कर रहे हैं यहां पर कि आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन, ये लाइन आप देख रहे हैं विद्यार्थी। आपने इससे पहले वाले जब हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि d⍵1 और d⍵2 जो होते थे वो आपस में क्या थे, बराबर थे। तो इसलिए इसका मतलब है कि LHS LHS बराबर होंगे तो हो जाएगा dA1 बटा r1 स्क्वायर बराबर dA2 बटा में r2 स्क्वायर। ओके कोई दिक्कत यहां तक? सॉरी वो तब था जब हमने लिया था जब एक ही लाइन से हमने सॉलिड एंगल बनाया था। यहाँ हम एक ही लाइन से सॉलिड एंगल नहीं बना रहे हैं, हमारे जो लाइन है वो डिफरेंट है, ये और ये लाइन एक ही नहीं है, इसलिए हम उस स्ट्रेटजी को नहीं लेंगे। d⍵2 बराबर dA2 बटा r2 स्क्वायर, और d⍵1 इक्वल टू dA1 बटा में r1 स्क्वायर। चलिए अब इसको सबसे पहले लेकर चलते हैं, दिख रहा है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं ना है। d⍵2 इक्वल टू dA2 बटा में r2 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं, dA2 इक्वल टू d⍵2 इंटू r2 स्क्वायर। ओके विद्यार्थी, आइए हम दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड सरफेस पर सेकंड कोण के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 है, क्योंकि डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, तो फील्ड लाइन जो होंगे वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने E2 dA2 बराबर, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर दिया E2 d⍵2 और r2 स्क्वायर, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरे क्लोज सरफेस के लिए, मतलब इस एलिमेंट्स को लेकर हम पूरे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लक्स φ2 इक्वल टू, क्योंकि E डॉट dA फ्लक्स होता है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पॉइंट सेकंड कोण के लिए है, और एरिया भी सेकंड कोण पर हमने लिया है, इसलिए फ्लक्स सेकंड कोण से गुजरने वाला हो जाएगा φ2, और क्लोज हो गया तो इसका मतलब ये पूरा फ्लक्स हो गया φ2 बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 2 पर हम लिखेंगे q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r2 स्क्वायर, और इंटीग्रेशन d⍵2 और यहां पर क्या है r2 स्क्वायर कट जाएगा, d⍵2 ये देखिए d⍵ का इंटीग्रेशन क्या होगा 4 पाई, क्योंकि ये 3 डायमेंशन स्पेस है ना, और 3 डायमेंशन स्पेस में जो ज्योमेट्री होती है वो अपने सेंटर पर कितना कोण बनाती है, 4 पाई। तो यहाँ पर ये d⍵ कितना हो जाएगा 4 पाई, तो d⍵2 भी कितना होगा 4 पाई होगा ना, तो ये हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, ओके, q बाई एप्सिलॉन नॉट जस्ट लाइक इक्वल टू गॉस लॉ। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कर्व सरफेस है तो हमारा जो फ्लक्स है उस कर्व सरफेस से वो कितना आ रहा है, q बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, गॉस लॉ की तरह। इस सरफेस को भी हम देख लेते हैं, dA1 चूंकि मल्टीप्लाई कर देते हैं तिरछा तिरछी, d⍵1 r1 स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, ये क्वांटिटी हो जाएगी फ्लक्स φ1 बराबर ये हो जाएगी q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है
r1 स्क्वायर और इंटीग्रेशन d ओमेगा 1 और ये r1 स्क्वायर पहले से कट गया। d ओमेगा 1 का जो मान होगा वो इंटीग्रेशन अगर हम पूरा करेंगे इस पूरे इस सॉलिड एंगल ये छोटा सा एलिमेंट जो है पूरा इंटीग्रेशन यदि करेंगे पूरे सरफेस के लिए तो ये वापस फिर कितना होगा 4 पाई, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई कैंसल आउट क्योंकि आर आर कैंसल हो गया है, फाई 1 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दैट वी कैन से दैट फाई 1 इक्वल टू फाई 2। फाई 1 जो है वो किस सरफेस के लिए है, स्फीयर के लिए है, स्फीयर, और ये किसके लिए है, कर्व के लिए है। इसका मतलब है कि दोनों सरफेस के लिए गॉस के नियम क्या है, करेक्ट है। चाहे आप कोई भी सरफेस लीजिए, आप स्फेरिकल सरफेस लीजिए या आप कर्व सरफेस लीजिए, किसी भी रैंडम प्रकार का सरफेस लीजिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस सरफेस के अंदर आपने किसी चार्ज को इनक्लोज किया है तो उस सरफेस का स्ट्रक्चर्स, उस सरफेस का जो संरचना कुछ भी हो, अगर वो 3 डायमेंशन स्पेस में है, इस कर्व सरफेस है, कुछ भी है, वर्ग की तरह है, एक घन की तरह है, एक इस प्रकार से है या इस प्रकार से, इस प्रकार कैसा भी है, अगर इनके अंदर चार्ज आपने रखा है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स विदाउट इसके ज्योमेट्री जाने हुए आपको कितना कहना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कहना है। ओके विद्यार्थी, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये अब हम सबसे लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, क्योंकि अब लेक्चर हमारा काफी बड़ा हो गया। कितने देर का हुआ, 56 मिनट, तो 1 घंटे का हमारा ये लेक्चर होता है ना, तो 1 घंटे के आसपास आज हो ही जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं, यदि किसी सरफेस के अंदर एक से अधिक चार्ज है तब क्या होगा। आइए, हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के अंदर एक से अधिक चार्ज है, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, तब क्या होगा। अब इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इस सारे आवेश जो है इस सरफेस के अंदर इंक्लोज किए गए हैं, अंदर में सबका अपना अपना फील्ड लाइन है। ये सारे आवेश अपने अपने फील्ड लाइन पैदा कर रहे हैं और इस सभी फील्ड लाइन के कारण फ्लक्स पैदा हो रहा है। विद्यार्थी, अगर आप ये सरफेस यहां पर ले रहे हैं तो इस सरफेस पर अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आपको मिलता है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उस पॉइंट पर सभी आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का सदिश योगफल होता है। इसका मतलब E सिस्टम इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस En हो जाएगा। ओके विद्यार्थी, अगर आप इस सिस्टम में सरफेस एरिया dA से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर भी आपको dA को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चूंकि अगर आप Q1 यहाँ 1 आवेश लेते हैं तो मान लेते हैं इसके लिए हम ये सरफेस चुने हैं dA1, चूंकि ये यहाँ पर भी सरफेस है, ये फील्ड लाइन यहाँ से भी गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा है, तो यहाँ पर भी सरफेस से इंक्लोज कर रहा है, लेकिन हम इंटरेस्ट केवल किसमें है, इसमें। यहाँ पर सरफेस है जिसको हम लिखते हैं DAN, ये सरफेस एरिया है DA2, ये सरफेस एरिया है DA3। तो यहां पर अगर हम दोनों सभी जगह सरफेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे E1 DA प्लस E2 DA प्लस E3 DA डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। विद्यार्थी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा आपको फ्लक्स, टोटल फ्लक्स या सिस्टम का फ्लक्स, और ये कितना हो जाएगा, फाई 1 फाई 2 फाई 3। और आप जानते हैं कि E डॉट DA किसी भी क्लोज सरफेस के लिए यदि आप करते हैं तो कितना होगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट 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 प्लस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है, समझ में आया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स बाई सिस्टम इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI, और समेशन QI का मतलब है कि इस पूरे सरफेस के अंदर जितने भी इंक्लोज आवेश है सबको हमको क्या करना है, सम कर देना है। यदि किसी सिस्टम से आपको फ्लक्स निकालना, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे आवेश हैं जो सरफेस के द्वारा इंक्लोज हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे Q इंक्लोज बाटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, कोई दिक्कत यहां समझ में आया इस पॉइंट पर कि दोबारा समझाना पड़ेगा, इस पॉइंट पर समझ में कोई दिक्कत है? तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा एक बार मैं फिर आपको रिव्यू कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड
कितना होता है, ई सिस्टम बराबर E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि ई सिस्टम बराबर E1 प्लस E2 डॉट 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 कितना है, EN है। अब आप यहाँ पर एक छोटा सा एरिया चुन लीजिए, इतनी एरिया चुनने की जरूरत भी नहीं है, मुझे लगा कि शायद मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, आपको नहीं समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा गौर करते हैं। Q1 Q2 Qn, अब यहाँ पर हमने एरिया चुन लिया है, सबका फील्ड इस एरिया से क्या होगा, गुजरेगा। ओके, EN E2 E1 इस प्रकार से, और ये एरिया कितना है, DA है। तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये तीनों को यदि आप सम करते हैं वेक्टरली, तो आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा जिसको सिस्टम का हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और ये सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिजल्टेंट होगा जो E1 E2 E3 डॉट 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 EN होगा। और इस सरफेस से गुजर रहा है DA से, इसलिए दोनों तरफ हमने DA से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो होगा वो फर्स्ट चार्ज के कारण इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स है, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो गॉस के नियम से होगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, सेकंड के लिए Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, थर्ड के लिए N के लिए Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ई सिस्टम इंटू DA। ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन हमने किया है DA, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पूरे सरफेस से फ्लक्स टोटल होगा बराबर, आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI, जहां समेशन QI जो होगा वो इस सरफेस के अंदर के कुल चार्जों को इनक्लोज करने पर आपको प्राप्त होगा। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं समेशन QI, या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो आज की कक्षा हम यहीं तक रहने देते हैं, अगली कक्षा में हम गॉस के नियम का एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू।